and welcome to Business Guru Show. I'm your host Shazia Naz Khan. In this show, we deep dive into the world of business, where we bring you the insights, stories, expert opinion and advices. I'm thrilled and excited to be a part of Business Guru. With 17 plus years in this industry, I feel there's an old saying that says you can never stop learning. And hopefully, with this show, we hope to have more understanding and business insights by our guests so we can all learn and grow together. Bring you insightful and more dynamic discussions. To those who might be new to the show, with Business Guru, this show is a go-to place for all things business. With this show, we aim to inform, entertain, and inspire our audience. Together, we are building Pakistan. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. तैयब, आपको पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में क्या पता है? पाकिस्तान की जो सीमेंट इंडस्ट्री है एक्चुअली टॉप परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज में से एक है और आपको पता है इसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन 5.3% है. Really? पर इसी के साथ पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री के 24 प्रोडक्शन यूनिट है जो 50 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन करते हैं. और ये जो 24 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये डिवाइडेड है नॉर्थ एंड साउथ में, जहाँ पे आपका जो साउथ रीजन जो बलूचिस्तान और सिंध का रीजन है वो 80% है. और अगर हम शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हमने अपनी रिसर्च में फाइंड आउट किया है कि पाकिस्तान की इंटरनल कंजम्पशन शुगर की इतनी ज़्यादा है कि एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही कम परसेंटेज बचती है. बट ऑन द सेम टाइम आपको पता है कि पाकिस्तान जो है 10th लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरर ग्लोबली है. लेकिन इसी के साथ ग्लोबल स्टैट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती है शुगर की उसमें ओनली 1.3% पार्टिसिपेट कर पाता है. You're right. और लकी फॉर अस हमारे पास जो आज के गेस्ट हैं उनके पास इन सारे सवालात के जवाब हैं, तो व्हाई नॉट हम उनके पास जाएं और इनसे इनके जवाब लें. So before we go to our guest segment, we'll take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिजनेस गुरु. आज हमारे गेस्ट हैं सलीम जमींदार साहब जो बड़े मल्टी फैसेटेड आदमी हैं. उनके पास काफ़ी इंडस्ट्रीज़ का एक्सपीरियंस है, तकरीबन 20 साल का, और उन्होंने अपनी इब्तिदाई एजुकेशन बॉस्टन यूनिवर्सिटी से करी और मास्टर्स डरहम यूनिवर्सिटी से किया. कराची रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये, और आजकल सकरंद शुगर मिल के चेयरमैन हैं, और इसी के साथ ठट्टा सीमेंट के बोर्ड मेंबर भी हैं. तो चलते हैं और इनसे पूछते हैं सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री की कुछ इंसाइट और इनसे बात करते हैं. So let's welcome Salim Zamindar. Shazia, would you like to take it away? Of course, Tayyab. Salim, welcome to our show, Business Guru. Thank you so much for taking out time. आप अपना इतना valuable time निकाला, आज बैठे. आपको थोड़ा सा हमने वेट भी कराया. Sorry for that. But coming to the first question, I want to ask you कि आपने अपना ये जो करियर बिजनेस एंड फाइनेंस में बनाया है, इसको आप किन चीज़ों से इंस्पायर होकर आप इसमें आए थे? स्टोरी क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान मुल्क को इसको लेके आगे चलना है. एंड बिजनेस एंड इकोनॉमी एंड कॉमर्स इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी, देता है आपको कि आप नए इनोवेशन लेके आए, नए आइडियाज लेके आए और कारोबार को बढ़ाएं ताकि यंग पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है 65% कहते हैं अंडर द एज ऑफ 30, तो इनके लिए एक मौका मिले टू रियली गो आउट एंड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देम. अच्छा, तो सलीम आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बेसिकली कंट्रीब्यूट करने में पाकिस्तान की इकोनॉमी में उसको जहन में रखते हुए आप अपना फाइनेंस एंड बिजनेस की तरफ आए. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट शुड बी नंबर 1. तो ये जो पेट्रियोटिज्म है ये आपके कब किस उम्र में जागा? आई थिंक बचपन से था. आई थिंक हमारी फैमिली 150 साल से रह रही है कराची में, हैदराबाद में, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो देयर इज एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है. तो ऑल्दो मैंने काफ़ी मुल्कों में काम किया है, मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ पे की है और स्कूलिंग अमेरिका में भी की है, यूनिवर्सिटी भी अमेरिका में की है, यूरोप में की है, काम फिर मैंने दुबई में भी किया है, सिंगापुर में भी किया है, यूएस में भी किया है.
لیکن دنیا گم گما کے اب انسان جو وہیں جاتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے, جہاں اس کے ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, جہاں روٹس ہوتی جہاں ہیں. روٹس ہوتے ہیں, جہاں فیملی ہوتی ہے, کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو اینڈ آف دا ڈے وی آر پاکستانیز, اور جو ملک جیسا بھی ہے ہمارا ملک ہے, اور ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ ماشاء اللہ سے اتنی ساری انڈسٹریز کو دیکھ رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم اتنا ملٹی فیسٹڈ پورٹ فولیو ہم نے نہیں دیکھا, کہ آپ سیمنٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے, آپ شوگر کو بھی دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ آپ انشورنس میں بھی کافی ایکٹیو ہیں. سو میں اپنا سوال سیمنٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں. مجھے پوچھنا آپ سے یہ تھا, سیمنٹ ایک ہماری بڑی پروگریسو انڈسٹری رہی ہے بائی فار, ہم دیکھتے ایئر آن ایئر گروتھ آ رہی ہے, پروڈکشن لیول بڑھ رہا ہے. تو سیمنٹ اور سریائی کا ایک ایسا کہہ سکتے ہیں پارٹنرشپ ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا چل نہیں سکتا. بٹ ہم دیکھیں پاکستان میں سیمنٹ کے یونٹس بڑھ رہے ہیں, پروڈکشن بڑھ رہی ہے, اور اسٹیل کے یونٹس بند ہو رہے ہیں. اسٹیل کی کنزمپشن کم ہو رہی ہے, اسٹیل کی پرائسز دنیا بھر میں بڑھی مگر کنزمپشن کم ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اسٹیل یونٹس بند ہو رہے ہیں اور سیمنٹ کی بڑھائی ہو رہی ہے؟ I think اسٹیل اینڈ سیمنٹ جو ہوتے ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اکانومی کے, اور سیمنٹ انڈسٹری از ڈن ویل بیکاز آئی تھنک سارے نے کافی بزنسز نے کیپٹیو پاور کی طرف چلے گئے. تو جو پاور کاسٹ پاکستان میں بہت بڑھ گئی, سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے بہت کاسٹ انرجی ریجن میں اور گلوبل اسٹینڈرڈ کے حساب سے بہت ہائی ہے. تو اس نے تھوڑا انڈسٹری کو تھوڑا کیا کہ انڈسٹری وہ اسمارٹ انف, انہوں نے اپنے پاور یونٹس لگا دیے ٹو مینیج دیٹ کاسٹ سیکٹر. ایکسپورٹس پہ بھی تھوڑا فوکس کیا ہے اور ایفیشنسیز ایڈ کر کے اپنے آپ کو کمپیٹیو رکھا ہے. تو آپ سیمنٹ انڈسٹری کی پروفیٹیبلٹی دیکھیں گے, اور کافی زیادہ کمپنیاں لسٹڈ ہے اسٹاک ایکسچینج میں, ان کے نمبر آر پبلکلی اویلیبل. یو ول سی ویری ویری اچھی پروفیٹیبلٹی نظر آئے گی آپ کو. اور اسٹیل انڈسٹری میں کیپیسٹی کافی بڑھائی, انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی تھے, تو اس کی وجہ سے, اور اکانومی میں تھوڑا سلو ڈاؤن بھی آیا, تو اس میں تھوڑا ان کو افیکٹ ہوا ہے ان کے اوپر. لیکن آئی تھنک اوور آل اگر آپ لانگ ٹرم ٹرینڈ اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک جو پاپولیشن پاکستان کی ہے اور ہاؤسنگ کی جو شارٹیج ہے وچ گوز ان ٹو ملینز, تو یہ جب ڈیولپ ہوئیں گے تو آئی تھنک دونوں سیکٹر شوڈ ڈو ویری ویل ان دا میڈیم ٹو لانگ ٹرم ان پاکستان. بٹ میرا سوال وہی ہے بیکاز انفارچونیٹلی بیکاز تھوڑا سا اسٹیل میں نے کافی کام کیا ہے, 10 سال کا اسپیس دیا ہے اس انڈسٹری کو. اب لکنگ بیک اس کو میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونٹس ایوری ایئر 5 سے 6 یونٹس اسٹیل کے بند ہو رہے ہیں. بڑے بڑے نام, پرانے نام اب بند ہو رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے آپ کو؟ I think overall high interest rate environment, high energy environment, cost of energy, اور I think the formal economy میں وہ ابھی ٹیک آف اتنا ہوا نہیں ہے. We've been stuck at 1%, 2% growth levels. But I think ابھی economy stabilize ہو رہی ہے, اور I think hopefully within the next 6 months, 1 year growth کی طرف جب جائیں گے, with interest rates coming down and the fiscal space being created, so I think یہ بھی sector should start to perform. جیسے طیب نے بھی بولا ہے کہ جیسے اسٹیل کی کنزمپشن کیا ہمارے ملک میں کم ہوئی ہے, کیا اس کی وجہ ایک یہ بھی رہی ہے کیا کنزمپشن کم ہوئی ہے بیکاز آف سلو ڈاؤن کی وجہ سے؟ اچھا, یہ آپ کہہ رہے ہو کہ اس کی کنزمپشن کی جو کمی ہمارے ملک میں ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا گھر کم بن رہے ہیں یا بلڈنگز کم بن رہی ہیں, یا کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اوور آل سلو ڈاؤن اکانومی, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹس سو ہائی, 22% پہ جب انٹرسٹ ریٹ پہنچ گئے تھے, سیٹنگ اپ نیو پروجیکٹس کی وائبلٹی تھوڑی مشکل لگ رہی تھی. اب جو انٹرسٹ جو 12-13% پہ آ گئے ہیں اینڈ ایکسپیکٹڈ ٹو گو ڈاؤن فردر, سنگل ڈیجٹ پہ جانے والا ہے, سننے میں یہی آ رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری has to pick up because housing کی شارٹیج ہے fundamentally. تو it will, it's ٹائم کا مسئلہ ہے, یہ چلنا والا ہے. Right, okay, it will become better, that's what you're saying. Yeah. The outlook is positive in the medium term. So we are looking at the revival of this industry in the near future. بالکل یہ revival آ رہا ہے. Okay. سلیم, یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی جو حسینہ وجد گورنمنٹ گئی ہے بنگلہ دیش سے, اس کے بعد پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کے بیچ میں ایک ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں, انڈرسٹینڈنگس بھی ہوئی ہیں کہ سیمنٹ کو لے کر بنگلہ دیش پاکستان سے ایکسپورٹ کریں گے. however it was more with India, بنگلہ دیش زیادہ انڈیا سے اٹھا رہے تھے پہلے, اب وہ پاکستان کی طرف انکلائنڈ ہو رہے ہیں. آپ کا کیا آؤٹ لک ہے اس کے بارے میں کہ یہ ہو پائے گا, یہ ہوگا؟ What do you think?
आई थिंक ओवरऑल रीजनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जितने मुल्क जो तरक्की करते हैं पहले शुरू करते हैं अपनी ट्रेडिंग विद द नेबरिंग कंट्रीज बिकॉज़ इट मेक्स कॉमन सेंस, इजी सेंस लॉजिस्टिकली आल्सो. पाकिस्तान में वन ऑफ द थिंग्स व्हिच हमने कैश इन नहीं किया है कि हमने अच्छे ताल्लुकात हमारे नेबर्स के साथ नहीं रखे हैं. इंडिया के साथ भी कोई हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, ना अफगानिस्तान के साथ रहे और ना ईरान के साथ रहे. बट आई थिंक अभी थिंकिंग चेंज हो रही है. आई थिंक विद इंडिया थिंग्स आर इम्प्रूविंग, ईरान थिंग्स आर इम्प्रूविंग, अफगानिस्तान सेटल डाउन काफी हो गया है. और बांग्लादेश के साथ बिकॉज ऑफ जो हमारी हिस्ट्री रह चुकी है which was quite challenging, उसके I think emotional scars or psychological things. Also, Hasina was more, I think, pro-Indian that way. Hence, all the export was between the Bangladesh and India. Now the government is being, now being removed. हमारा अब पाकिस्तान की तरफ इनका एक आ रहा है इंटरेस्ट टू इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट द सीमेंट, राइट? प्राइम मिनिस्टर अभी उनसे मुलाकात हुई उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी जो इजिप्ट में कायरो में जो कॉन्फ्रेंस अभी बल्कि हो रही है, तो आई थिंक बड़ी पॉजिटिव बातें हुई हैं कि दैट देयर शुड बी मोर कोलैबोरेशन, मोर कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. इट मेक्स गुड सेंस. आई थिंक ये कहानी आगे चलेगी, ये होगा, राइट? साजी और मैं पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट cement contribution in Pakistani economy, which is 5.1%, which is very impressive. अब आप कह रहे हैं कि avenues खुल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को फॉरेन फंड्स लेने के लिए. तो अब आप मुझे बताएं कि वो कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं in the cement industry to increase our production. I think economy scale, जो पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में जो नेशनलाइजेशन के बाद कैपिटलिज्म took a big hit. एक कैपिटल फॉर्मेशन को एक टाइम लगता है. एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एक स्केल पे आता है, उसके बाद ही कैन गो फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स. तो द इकोनॉमी ऑफ स्केल पाकिस्तान सफर किया आफ्टर नेशनलाइजेशन, राइट? अब जाके इसमें मोमेंटम आ रहा है इन सम सेक्टर्स. सीमेंट इंडस्ट्री में भी आई थिंक बहुत स्कोप है. यू नीड सर्टेन स्केल ऑफ प्लांट्स का इकोनॉमी ऑफ स्केल आए कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आ जाए. You become competitive automatically in the international market. So इस चीज को करने के लिए हमें क्या मॉडर्नाइजेशन पे जाना है? क्या हमारे प्लांट्स एक्चुअली उतने टेक savvy है या उस लेवल पे इंटरनेशनली पहुंचे हुए कि अपनी प्रोडक्शन ग्रो कर सकते हैं? और डू यू थिंक कि अभी स्पेस है उधर? I think इंडस्ट्री को इसमें काम करना है, राइट? I think like I said, इंटरेस्ट रेट सब नीचे आए, न्यू प्रोजेक्ट्स एक्सपेंशन will become easier in the lower interest rate environment. I think oil prices भी काफी स्टेबल रही हैं, around $60 or $70 per barrel. अगर ये वहाँ रहती तो energy cost will also be more manageable. और energy cost is one of the big factors, right? बिल्कुल. आपकी प्रोडक्शन जैसे आप कह रहे हैं कि बढ़ेगी with the interest rates coming down, so everything is linked to that. Interest rate, energy cost. तो अभी आपकी इंडस्ट्री में कोई नया अपकमिंग कोई ऐसा यूनिट आ रहा है या आप अपने खुद अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसा? I think always evaluating it. हमेशा देख रहे होते हैं कि क्या वायबिलिटी कहाँ पे आती है. जो जहाँ वायबिलिटी बढ़ेगी वहाँ पे चीजें आगे बढ़ेंगी. क्योंकि कंपटीशन तो आपका देखा जाए तो खत्म ही हो गया, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट सेंडिंग इट टू द नेक्स्ट कंट्री, राइट? और आपका वहाँ पे स्फीयर खुल रहा है, तो व्हिच इज वेरी गुड. काम तो हो रहा है, बट इट इज ऑलवेज थोड़ा होता है. चाइना इज क्लोज बाय, उनके पास एक्सेस कैपेसिटी काफी है. सऊदी अरेबिया के पास एनर्जी का एडवांटेज है. तो आपको वो ग्लोबल एनवायरनमेंट देख के चलना पड़ता है. और एक और चीज जो पाकिस्तान में जो आई थिंक बिजनेस में जो आई थिंक प्रॉब्लम है हल्का सा, इज हमारा टैक्सेशन रेट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट, इट इज द हाईएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो दुनिया में आजकल चल रहा है, लोग देख रहे हैं 20% 25%, यहाँ पे 40% 50% तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट पड़ता है. तो कंपनी में इतना पैसा बचता नहीं है कि आप ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपके बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर वायबिलिटी को लेके आए. कैपिटल फॉर्मेशन यू थिंक इसकी जरूरत है टैक्स की पॉलिसीज पे एंड टैक्स की जो रीइवैल्यूएशन है ऑन सच सेक्टर्स, इस पे जरूरत है इसको नीचे लाने की? दुनिया में जो टैक्सेशन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, ताकि कंपनियां होती हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो लॉन्ग टर्म अपनी प्लानिंग करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें और चीजें आगे लेके चले. पाकिस्तान में पता नहीं क्यों एक चीज बन गई है कि हर साल जो बजट बनता है उसमें टैक्सेशन में मैसिव चेंजेस आ जाते हैं. तो जो बिजनेसेस है, कारोबार है, वो अपने जो प्लान्स बनते हैं वो सारे प्लान्स फिर वो
ऑनलाइन नहीं रहते हैं. आप एक्सपेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द हेवी टैक्सेस यू वर सेइंग, Heavy राइट? taxes, the highest in the world. तो नहीं, उसके अलावा काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, और सबसे ज़्यादा इशू सबसे ये आता है कि आप अपनी 5 ईयर प्लानिंग के साथ चल रहे होते हैं, और अगर कोई सेक्टर ज़रा ज़्यादा अच्छा करने लग जाता है तो वो कहते हैं जी टैक्स बढ़ा दें इसका. तो वो कैपिटल फॉर्मेशन हो नहीं पाती. Right. तो जो आप बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो स्केल लेके आए ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े, जो ग्लोबली कंपेटिटिव आपके बिजनेसेस बने, तो वो अचीव करने के लिए आपको कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है. एक क्रिटिकल मास आना जरूरी है. आप से जैसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी इससे रिलेटेड कि जो टैक्स के मामलात हैं इस इंडस्ट्री को लेकर, इस पे यूनिफाइड फ्रंट पे जाके आपके जो मेजर स्टॉक होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री के, कभी गवर्नमेंट से गए हैं बात करने के लिए कि जी आप इसको एटलीस्ट इतना स्टेबल करें कि हम आगे इसको जाके एक्सपैंड कर सकें, एटलीस्ट हमें 5 साल 10 साल की एक पॉलिसी आप इसके ऊपर हमें बना के दे दें? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनसे बातचीत भी होती है और वो समझ भी जाते हैं. बट समाज गवर्नमेंट लेवल पे वो इतने फायर फाइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं और इतने अंडर प्रेशर होते हैं टू रेज रेवेन्यू, क्योंकि आपकी बात तो समझते हैं, मेक्स गुड सेंस, लेकिन हम ये शॉर्ट टर्म में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. स्पेशली जो जैसे IMF के साथ उनके साथ जो मुआहदे होते हैं इनके, तो सर्टन मेजर्स उनको रेवेन्यू के रेज करने होते हैं. राइट. और सारा का सारा वही जो फॉर्मल सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, डॉक्यूमेंट सेक्टर है, बर्डन वहां पे आता है. तो चैलेंज जो गवर्नमेंट का है, दे हैव टू गो आफ्टर रिटेल सेक्टर है, तो मिलियंस में है और रिटेल आउटलेट्स है, वहां पे जाके डॉक्यूमेंटेशन करे, वहां पे टैक्सेस करे. एग्रीकल्चर लार्ज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, 22-23-25% GDP एग्रीकल्चर से भी आता है. वहां पे टैक्सेस लगाना जरूरी है. तो दे हैव टू गो आफ्टर दीज सेक्टर्स. जो सर्विसेज सेक्टर है, राइट, वहां पे भी टैक्सेस लगाए, तो अगर इवन प्लेइंग फील्ड होएगा तो लोग देंगे टैक्सेस. और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए देखिए मेन एजेंडा तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना, उसके लिए एक्सपेंशन आपको चाहिए, और एक्सपेंशन करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी ज़रूरी है. राइटली सेड. सलीम, आप ये भी बताएं कि पूरे देखिए सीमेंट से अगर हट के हम शुगर इंडस्ट्री पे आते हैं, पाकिस्तान पूरी दुनिया में ग्लोबली आई थिंक नंबर 9th पे है फॉर शुगर प्रोडक्शन. अब पाकिस्तान में जब हम शुगर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो शुगर इंडस्ट्री को एक माफिया कार्टेल की नज़र से देखा जाता है, राइट? ऐसा क्यों है और इसको इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी क्यों मिली है इस बारे में? Before you answer that question, we would like to go on a short break. हम थोड़ी देर में आपके पास वापस आते हैं. Thank you. वेलकम बैक. सॉरी सलीम, वी हैड टू गो ऑन अ ब्रेक. आप हमारे सवाल का जवाब दे रहे थे. शुगर इंडस्ट्री काफी पोलराइज हो गई है पाकिस्तान में, बट इट इज इन द फॉर्मल सेक्टर, इट्स डॉक्यूमेंटेड, इट्स पेइंग इट्स टैक्सेस, इट्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ओवर हियर. लेकिन इसमें रेगुलेशंस बहुत है. अब शुगर मिल्स किस प्राइस पे शुगर केन लेंगे ये गवर्नमेंट सेट करती है, ये मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देना चाहिए. और गवर्नमेंट के पास should act like a regulator. कि अगर जहाँ बेइंसाफी हो रही है या कुछ चीज हो रही है जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो एज अ रेगुलेटर द गवर्नमेंट कैन इंटरैक्ट. शुगर जब बन भी जाती है उसकी एक्सपोर्ट के लिए भी वो वहां पे भी गवर्नमेंट के कंट्रोल्स हैं कि आप फ्री मार्केट ऑपरेट नहीं कर रही है, कि आपने कोई चीज बनाई आपकी मर्जी होनी चाहिए, आपने लोकल मार्केट में बेचना है, आपने एक्सपोर्ट करना है. जिस मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज की हमेशा शॉर्टेज रहती है, हमारी कोशिश होती है हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, तो इस पे तो ओपन पॉलिसी होनी चाहिए. मगर इसी से जुड़ा सवाल सबसे बड़ा ये है कि शुगर इंडस्ट्री पे इल्जाम ये लगाया जाता है. एग्जैक्टली, होर्डिंग का बहुत इल्जाम लगाया जाता है. होर्डिंग का तो एक अपनी अलग स्टैंडिंग है. सबसे बड़ा इल्जाम जो है कि आप लोग ग्रोवर्स को टाइम पे पैसे नहीं देते. उसकी वजह से जो काश्तकार है हमारे, वो बोलते हैं कि जी हमें गन्ना लगाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम पे पैसे ही नहीं मिलते. फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि जी 2 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो हम आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस रोक देंगे.
اس طرح کے تھریٹس کرتے تاکہ آپ کو ٹول لائن کر سکیں آپ کو ایز این آپ کی انڈسٹری کو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ شوگر والے جو ہیں, جو شوگر مل اونرز ہیں, وہ ٹائم پہ کیوں نہیں گنے والوں کو پیسہ دیتے اور رائٹ پرائس پہ کیوں نہیں دیتے, اور پھر اس کی وجہ سے I'm so sorry اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں مگر کہنے کے پہ مجبور ہوں کہ کاشتکار بیچارہ پیسے لینے کے لیے مڈل مین کو پیسے وہ بیچتا ہے کراپ, اور وہ مڈل مین جو ہے سارا پروفٹ لے کے مل اونر کو دیتا ہے. اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ 1 سال بیٹھا رہے آرام سے, پیمنٹ نہ آئے تو وہ تو انویسٹر ہے, تو بیچ میں مارا جاتا ہے ایکچوئل گروور. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ I think یہ سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں, آئی تھنک سب کو آپس میں مل کے کام کرنا ہوتا ہے. تو آئی تھنک گروورز, آئی تھنک کافی مس انفارمیشن بھی آتی ہے فور پولیٹیکل پرپسز. گروورز کو پیسہ مل جاتا ہے لیکن ان کے پاس جو چھوٹے گروورز ہوتے ہیں, آئی تھنک ان کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہوتی ہے, تو یوزلی یہ مڈل مین آ کے وہ ان سے اسٹاک خرید لیتا ہے اور پھر وہ اپنے پرائس پہ پھر وہ شوگر ملز کو وہ بیچتے ہیں. مگر ایک ٹرینڈ تو آپ مانتے ہیں نا کہ ان کو لیٹ پیمنٹ ہوتی ہے. وہ آئی تھنک جو مڈل مین آ جاتا ہے اس کے اندر تو اس میں آئی تھنک تھوڑی پرابلم آتی ہے, بٹ یہ ہر ایک انڈسٹری میں ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے اور آپ کو اگر آپ کے پاس آپ کو زبردستی بیچنا ہے یا آپ کے پاس آپ کو کیش فلو کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو بیچنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو بیسٹ پرائس نہیں ملتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی بھی ہے, اگر آپ کو جلدی میں بیچنی ہوئے گی تو آپ کو بیسٹ پرائس نہیں ملے گی. رائٹ, تو اب اس کی وجہ سے آپ نے یوزلی دیکھا ہوگا کہ بمپر کراپ نکلی تو نکلی, جب نہیں نکلی زیادہ تر کاشتکار اب ڈرتے ہیں کہ جی گنا نہیں لگائیں گے چونکہ پھنس جاتے ہیں پیسے. تو یہ ایک پرابلم ہے. تو ہاؤ شوڈ وی سالو دس ایشو؟ اس کو یہ سب دیکھ کے بھی, لیکن شوگر کین پروڈکشن کی شارٹیج نہیں ہے پاکستان میں. شوگر ملز کو مل جاتی ہے جو جتنا گنا ان کو چاہیے. سب سے زیادہ تو اگائی یہی جاتی ہے, کیش کراپ مانی جاتی ہے, کیش کراپ پہ اگائی جاتی ہے. رائٹ. اچھا, اسی کے ساتھ شوگر انڈسٹری پہ ایک اور بڑا الزام ہے کہ آپ جتنا بھی جو مل اونرز ہیں وہ اپنا زیادہ تر شیئر ایکسپورٹ کر کے جو لوکل پروڈکشن ہے اس کے لیے مال ہولڈ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں چینی کی پرائزز بہت اوپر نیچے جاتی ہیں, بہت پرابلمس ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے, اور گورنمنٹ اس پہ کوئی پالیسی کیوں نہیں بناتی اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ اس کے اندر بھی جو مڈل مینس ہوتے ہیں, ٹریڈرز ہوتے ہیں, وہ اسٹاک لے لیتے ہیں اینڈ وہ مارکیٹ رسک پہ لیتے ہیں. اگر پرائز بڑھ جائے گی اور انہوں نے اگر اسٹاک رکھا ہوا ہے تو اس میں ان کے پروفٹ بڑھ جاتے ہیں, اور اگر پرائز نیچے آ جائے گی تو ان کو لاسز بھی ہو سکتے ہیں. اس کو مینج کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس ادارہ ہے, ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان, جو جس کا کام ہے ٹو ایکٹ ایز اے مارکیٹ میکر. جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ڈسٹورشن ہے یا کوئی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی اس ڈسٹورشن کا, تو ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس ریسورسز بھی ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, وہ شوگر امپورٹ بھی کر سکتا ہے, وہ خود بھی شوگر کا اسٹاک لے کے مارکیٹ میں لا سکتا ہے. تو مارکیٹ میں جو ایکولیبریم پرائس کریٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس تو یہ ادارہ ہمیشہ اویلیبل ہے, پالیسیز بھی ہے اور پالیسی بھی ہے, اور یہ ایک ادارہ ہے ان کے پاس, انسٹرومنٹ ٹو ایکٹ آن اٹ. اینڈ سم ہاؤ اٹ اسٹل ہیپنس اگین اینڈ اگین. وہ جو ہو جاتا ہے کیونکہ جو ٹریڈرز ہے وہ اگر رسک لے کے اگر اسٹاک رکھتے ہیں, پھر وہ مارکیٹ پرائس رسک لے رہے ہیں. اگر شوگر کی پرائس گر گئی ان کا لاس ہو جائے گا, اور شوگر کی پرائس اگر بڑھ گئی ان کا پروفٹ ہو جائے گا. یہ تو نارمل کاروبار ہر انڈسٹری میں اس طرح ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کی انڈسٹری سے جڑا ایک اور الزام یہ بھی ہے کہ آپ کی انڈسٹری جو شوگر کی انڈسٹری ہے وہ سب سے لاڈلی انڈسٹری ہے. ہر گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سبسڈی جو ہے ملتی ہے شوگر انڈسٹری کو. ایکسپورٹ کی ہو گئی, لوکل پروڈکشن کی ہو گئی, سبسڈی سب سے زیادہ شوگر انڈسٹری کو ملتی ہے. تو کیا یہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے یا یہ کارٹیل کی ایک کامیابی ہے؟ آئی تھنک یہ اوور آل جو گورنمنٹ اپنی پالیسیز بناتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کون سے سیکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی آتا ہے. جس طرح آپ نے کہا فارمرز ہیں انوالوڈ, جو ہسٹوریکلی اگر شوگر کین کما رہے تو یہ انڈسٹری کو وائبل بھی رکھنا ہے. تو جو آئی تھنک اوور آل جو میکرو اکنامک سچویشن ہوتی ہے ملک کی, تو وہ سچویشن آئی تھنک وہ سرکار سمجھتی ہے, گورنمنٹ نوز بیسٹ, اور اس کو دیکھ کے دے ڈیسائڈ واٹس ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ. اس کے حساب سے the government budget and subsidies etc are structured. So if I am to understand, زیادہ تر تو policy makers جو ہیں وہ شوگر مل اونرز ہیں, تو وہ پھر اپنے آپ کو تو پھر I think political influence کی وجہ سے یہ زیادہ کامیاب چیز ہے. لوگ I think یہ اسٹوریز کافی اخبار میں آ جاتی ہے, بٹ میں کہتا ہوں کہ nobody has a monopoly on power. اتنے لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہے, میڈیا فری ہے یہاں پہ, بیوروکریسی انوالوڈ ہوتی ہے, ایک پورے کانسیپٹ پیپرز بنتے ہیں, سینٹ کی اوور سائٹ ہوتی ہے, نیشنل اسمبلی کی اوور سائٹ ہوتی ہے,
पूरा पूरा फेडरल गवर्नमेंट बैठा हुआ है, so many गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व है, तो आई थिंक कोई इसको हाईजैक नहीं कर सकता है. तो फिर आई मीन माय क्वेश्चन रिमेन्स कि सबसे ज्यादा सब्सिडी इसी को क्यों मिलती है फिर? I think it fluctuates from year to year, but I think there must be a lot of advantages coming to the country and to the people that keeps it sustainable. ओके. जब हम शुगर प्रोडक्शन की बात करते हैं पाकिस्तान में तो पंजाब जो हमारा नॉर्थ है उधर 65% शुगर प्रोडक्शन है कंपेयर टू सिंध जो आई थिंक ऑलमोस्ट 25% पे आता है. तो ये कंपैरेटिवली इतना कम क्यों है पंजाब से, नॉर्थ से क्यों इतना कम है सिंध का production? Punjab is a larger province also. 60% of Pakistan is the population. But it's more than double. The number, the 25 to 65 is more than double. Sugar mills are there. I think ये market forces पे, it's up to the farmer. They want to go for sugarcane production, cotton, or other cash crops, fruits. So I think each farmer जो is देखता है क्या कि अब इस मुनाफा ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, मुनाफा बेहतर कहाँ पे होएगा, तो उसके हिसाब से वो अपनी कल्टीवेशन करता है. अच्छा. और जहाँ शुगर मिल सिचुएटेड है उस इलाके में वो देखते हैं क्या कितनी शुगर मिल्स हैं, उनकी क्या परचेसिंग होती है, तो उसके हिसाब से वो अपनी कल्टीवेशन को वो मैनेज करते हैं. सो सलीम, बेसिकली पाकिस्तान तो आपको पता है टॉप 10 शुगर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड में आता है. That's right. मगर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम समहाउ द अदर एक्सपोर्ट की तरफ इतना नहीं बढ़ा सक रहे, हमारी वॉल्यूम्स नहीं बढ़ रही कि हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर सके ताकि फॉरेन रेवेन्यू आए. व्हाई इज दैट? पाकिस्तान में अपनी जो हमारी पाकिस्तान की भी कंजम्पशन है वो बहुत हाई है शुगर की, राइट? लाइक अर्लियर यू सेड कि वो डिसाइड करते हैं मिडिल मैन की जी रखना है, वो बाद में रेट बढ़ जाएगा. रेट तो बढ़ना ही है बिकॉज शुगर की जब हम बात करते हैं हमारी कंजम्पशन इतनी हाई है पाकिस्तान में कि जिसके लिए आप अपना सवाल कर रहे थे कि हम नहीं एक्सपोर्ट उसको कर पाते थे. एग्जैक्टली. तो हमने अगेन लाइक जब हमने आपसे सीमेंट का पूछा तो शुगर का भी मैं आपसे यही पूछूंगा कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. आई थिंक बहुत पोटेंशियल है कि पाकिस्तान के इजीली डबल ट्रिपल द एक्सपोर्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री अगर इसको डीरेगुलेट कर दें और लिबरलाइज कर दें सेक्टर को. एक्सपोर्ट करने के लिए अभी गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 100% कंट्रोल है. जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कंपनी और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है, जो आई थिंक ये अनफेयर चीज है. इट शुड शुगर इज नॉट अ नेसेसिटी आइटम. अगर अगर वीट होता या कोई नेसेसिटी की आइटम होती तो उस पर इंसान समझ सकता है कि यार गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रख रही है. शुगर लग्जरी आइटम है. शुगर मतलब जरूरी नहीं है कि इंसान. मगर हमने जो जहां तक हमने बैठ के रिसर्च करी हमने ये देखा कि जी 6.3 मिलियन टन तो आपकी अपनी लोकल कंजम्पशन है. इट्स सेफ टू से कि पाकिस्तानियों का शुगर टूथ बड़ा है. हम लोगों को मिठास की आदत है, हमें मीठा पसंद है और हमारा टोटल है 6.8, राइट? 6.8 है तो अब 6.3 हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं. सो वी आर बिग ऑन शुगर, राइट? तो हमारे लिए तो ये नेसेसिटी हो जाती है. हमने देखा अक्सर टीवी चैनल्स पे जब कभी भी शुगर की शॉर्टेज होती है तो सबसे बड़ा वावेला इसीलिए आता है, मे बी बिकॉज इसी वजह से इसको एक नेगेटिव रैप मिली हुई है इस इंडस्ट्री. ऑल्सो आई हैव नेवर नोटिस कि शुगर की प्राइस एकदम से डिमांड कम हो गई हो या मार्केट प्राइस गिर गई हो, ऐसा कभी नोटिस किया नहीं है हमने. प्राइस तो अप एंड अप ही गई है ना एवरी ईयर. अप ही गई है, राइट? तो वो भी एक बहुत सेफ गैम्बल करते हैं जो होल्ड करके बैठ जाते हैं, उनको पता है कि प्राइस ऊपर ही जाएगी, राइट? सो एनीवे तैयब यू कंटिन्यू. आप मुझे बता रहे थे डीरेगुलाइजेशन. हमें मुझे आपसे ये पता करना है, आई वुड वांट आवर व्यूअर्स टू नो एज वेल कि गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है और कितना कंट्रोल आप एज ए मिल ओनर आप कितना कंट्रोल उनसे लेना चाहते हैं और कितना कंट्रोल आप समझते हैं कि अननेसेसरी है. आई थिंक एक्सपोर्ट्स के मामले में तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस. उनका काम ही नहीं कि डिसाइड करना कि कंपनी के पास शुगर है तो वो एक्सपोर्ट करे ना करे. लीव इट टू मार्केट फोर्सेस. अगर शॉर्टफॉल होता है, जैसे मैं शादी के साथ शेयर कर रहा था कि गवर्नमेंट के पास बहुत एक रोबस्ट इदारा है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जो हर कमोडिटी में ट्रेड कर सकता है. तो उनको अगर लगे कि मार्केट में पाकिस्तान में ज्यादा एक्सपोर्ट हो गया, शॉर्टेज आ रही है, they can always import and play the market maker. Right. And also increase the production, right? Yeah. Increase the production. That's the first step as well. And government अगर लगता है कि शुगर की डिमांड और भी बढ़ेगी पाकिस्तान में, तो जो आप कहते हैं सब्सिडी ना दें, इंसेंटिवाइज करें और लोग फैक्ट्रीज लगाएंगे और प्रोडक्शन और बढ़ा सकते हैं. So subsidy is not the answer. Yeah. The answer is
Deregulation. Deregulation, liberalize the sector, leave it to market forces. Right. Let market forces decide the correct equilibrium price. जो दुनिया में होता है. आपके ख्याल में ये पाकिस्तान में होने की कोई इस पे विजन है या कुछ सोच आप फ्यूचर में शुरू नजर हो आते रही है, कोई नजर आ रही है आपको? ये बेसिक इकोनॉमिक्स का ये फलसफा है, क्या डिमांड सप्लाई विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम प्राइस. That's right. अगर आप आर्बिट्रेरली कुछ सेट करने की कोशिश करेंगे हाँ. तो उसमें फिर शॉर्टेजेस और सरप्लसेस और डिस्ट्रप्शंस आएंगे मार्केट में. Right. Thank you, So Salim. with this vision, do you think that anybody is thinking on this vision? I think better sense will prevail. I think we have some excellent people in government, in the bureaucracy, in the political circles, sitting in Islamabad, sitting in the provincial capitals, जो समझते हैं ये सब चीज़ों को. I think the better sense will prevail. और I think मुल्क को लेके आगे चलना है. And तो ये policies भी आएंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी. All right. It's time to take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Now we are back. We'll continue talking to our guest, Salim Zamitar. Right. Thank you, Shazia. So, हमने शुगर पे भी बात करी, सीमेंट पे भी बात करी. नाज़रीन आपके लिए एक और बताऊं कि like I said before, एक मल्टी फैसेटेड गेस्ट है हमारे पास. तो ये सिंध इंश्योरेंस के भी चेयरमैन है. तो इनसे हम थोड़ा सा इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी पता करना चाहते हैं. और सबसे बड़ा फैक्ट जो इन्होंने हमें खुद बताया वो ये था कि आपको पता है कि हमारे लॉ में है मैंडेटरी कि हर व्हीकल को इंश्योरेंस के बगैर रोड पे नहीं जा सकती. येट 98% जो गाड़ियां हमारी शहर पे चल रही हैं उनके पास इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ 2% के पास है. और वो भी शायद इस वजह से क्योंकि वो लीज्ड है या वो किसी और वजह से. तो सलीम, व्हाई इज दैट? I think इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, जिससे आपने बड़ा अच्छा कहा कि कानून तो है, अभी कानून को इम्प्लीमेंट कराना इज द मैटर. आई थिंक इसमें सिंध गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव दे रही है और आई थिंक वेरी सून आई थिंक इस पे पॉलिसी आ जाएगी कि ये मैंडेटरी हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. मगर सर कहना नहीं चाहिए मगर थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, बट आई विल से इट एनीवेज. देखिए, एक रेड टेप हमारा बड़ा अच्छा होता है. मैं बचपन में हमें याद है जब नए नए गाड़ी चलाना सीखे थे तो बोलते कागजात और इंश्योरेंस, तो हम कागजात तो उसको दिखा देते थे, बोलते इंश्योरेंस किस चीज़ की है. अच्छा चले सर 200 रुपये 300 रुपये इंश्योरेंस की खैर है. तो ये इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं हम इस चीज़ को. ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो आपके जो लॉ मेकर्स तो सही है, उन्होंने लॉ बना दिया, मगर जो लॉ इम्प्लीमेंटर्स हैं जिस तरह के आपके ट्रैफिक सर्जन्स हैं, आपके दूसरे और हैं, वो कहीं रेड टेप में खो जाते हैं. इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? I think education, awareness. Overall पाकिस्तान में इंश्योरेंस की penetration is one of the lowest in the world. Right. जितने भी इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनी रिस्क अपने पास नहीं रखता, ये री इंश्योर कराता है. तो ये मार्केट कोई $500 मिलियन तक की री इंश्योरेंस पूरे पाकिस्तान में होती है फॉर एवरीथिंग. तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, शायद हमारे चैनल की तवज्जो से आप बता सकें. ज़्यादातर लोगों के जहन में एक प्रॉब्लम है इंश्योरेंस को लेके, पाकिस्तानी जहनियत बता रहा हूँ आपको, और शायद मैं भी थोड़ा बहुत इस बात को बिलीव करता हूँ. वो बोलते जी इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं. अल्लाह पे छोड़ा हुआ है तो इंश्योरेंस की ज़रूरत क्या है. और अगर करवा भी ली तो मसला सबसे बड़ा पहले ये आता है कि क्लेम सेटलमेंट बड़ा एक इशू है. तो आप लोग सिंध इंश्योरेंस वाले कितनी जल्दी क्लेम सेटल करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, आपने जो आप लोगों की कोई सक्सेस स्टोरीज हैं इस फील्ड में, और मुझे थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करने के लिए मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप गाड़ियों के अलावा और क्या क्या चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं और करनी चाहिए हमें. आई थिंक सिंध इंश्योरेंस के रिलेटेड मैं आपको अच्छी खबर दे सकता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि हर एक शहरी सिंध का अप टू 1 लाख रुपया अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको ऑटोमेटिक इंश्योरेंस मिल रही है और इसकी प्रीमियम सिंध गवर्नमेंट दे रही है. तो हर एक शहरी सिंध का 1 लाख रुपए तक अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है
تو اس کو 1 लाख रुपए सिंध इंश्योरेंस देगा, already insured, you mean? ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड. That's अच्छा. big news. मतलब ये That's कब से great implement हो news. रहा है? इसकी भी अवेयरनेस कम है, हमारी तो कोशिश होती है कि इसकी अवेयरनेस और बढ़ाते जाएं, लेकिन आपके चैनल के थ्रू मैं ये पैगाम सबको देना चाहता हूं जो सिंध में कि जिसकी भी एक्सीडेंट डेथ होती है 100,000 रुपीज, हमारी कोशिश इस अमाउंट को भी बढ़ाया जाए क्योंकि 100,000 की वो वैल्यू नहीं रही जो पहले सालों में थी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो 100,000 तक की एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस हर एक सिटीजन ऑफ सिंध के पास है. देखिए जी, एक्सीडेंटल डेथ एक नागहानी आफत होती है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे कि किसी के साथ किसी के ऐसा साथ हो. भी ऐसा हो. मगर अगर ऐसा हो जाए तो सलीम आप हमें बताएंगे कि कोई फैमिली है जो नई इनके पास वसाइल है और उनके साथ ये नागहानी आ गई है, तो वो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं? वो हमारे वेबसाइट पे जाएं और उनको फॉर्म मिल जाएगा और वो फिल करके हमें भेज दें, हमारी टीम है उनको प्रोसेस कर देगी. और हमारे पास भी फील्ड पूरे सिंध में हमारे लोग हैं जो जाते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, मालूमात करते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ कहाँ हो रही है, उन फैमिलीज को प्रोएक्टिवली कांटेक्ट करते हैं और उनको गाइड करके हेल्प करके इनके ये क्लेम के लिए इनको ये पैसे दिलवाते हैं. I actually need to ask Salim something कि मुझे अभी आप इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे एकदम से ख्याल आया जो मेरे अपने पर्सनल भी मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ कि हमारे यहाँ मैंने नोटिस किया है कि फ़ोन पे इंश्योरेंस नहीं मिलती है. इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, ये भी शुरू हो गया है. आई थिंक गवर्नमेंट की बड़ी ये शुरू हो गया पॉलिसी है कि सारा की सारी चीजें अब जारी है डिजिटल. बैंकिंग में जिस तरह आपने देखा है कि सारी चीजें गोइंग टूवर्ड्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कि आप मोबाइल फोन पे ही बैठ के आप अपना बैंक अकाउंट खोल लें, क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, चेकबुक रिक्वेस्ट कर लें. इंश्योरेंस भी थोड़ा स्लोअर है इस एरिया में क्योंकि ऑफ द अवेयरनेस थोड़ी कम है, लेकिन इसी रास्ते पे जा रहे हैं. अभी भी आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप बैठ के आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस और ऐसी सब चीजें आप कर सकेंगे. गाड़ी की इंश्योरेंस का तो मुझे पता है, घर की इंश्योरेंस भी करते हैं, घर की इंश्योरेंस भी करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी होती लाइफ है. इंश्योरेंस तो मुझे पता होती है, और मोबाइल पे business- भी होने लगी है अब. आप जी, जी. 100% बात है. बिल्कुल सब मोबाइल पे आ रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है इस पे डिजिटल. कराची वालों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है कि मोबाइल पे बहुत बड़ी इंश्योरेंस आ खुशखबरी रही है है. कराची वालों के लिए कि मोबाइल पे अब इंश्योरेंस मिलने लगेगी. कुछ सालों पहले होता था फिर बंद हो गया था एंड आई थिंक अब आप कह रहे हैं कि दोबारा से होने लगेगा. बिल्कुल इस पे बड़ी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है और ये रोल आउट फेज में है. तो हम कब तक एक्सपेक्ट करें इसको? आई थिंक विद इन मंथ्स. ओके. काफी तो आ गई है एंड more products and services are coming out. I think the Sindh government probably also can play a very active role in bringing a digital campaign जो आप awareness लोगों को दे कि जी क्या क्या इंश्योरेंस हैं और क्या क्या इंश्योरेंस की अवेलेबिलिटी है और क्या क्या उसकी जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. इस पे एक डिजिटल कैंपेन चलनी चाहिए मेरे ख्याल से. आई थिंक बहुत सजेशन है, मैं इसको लेके जाऊंगा, उनको शेयर भी करूंगा. बिल्कुल करें. आई थिंक आप लोग के हेल्प के साथ इसकी अवेयरनेस और बढ़ाएंगे. Absolutely. Absolutely. हम लोग with H Media and News 5 we would like to help this और spearhead करें और आप जितनी चाहें यहाँ पे कैंपेन चलाएं, we would love it. Yeah, why not? अच्छा सलीम ये भी बताएं कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से ट्रेंड्स और सेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ में इनोवेशन ला सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक? जॉब मार्केट दुनिया में बदल गई है. अभी आप Of course. दुनिया में कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हैं जो ऑफिस दुनिया भर में. बिल्कुल. अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग जो शुरू हुआ था इन द 90s 2000s, अब भी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स आए हैं. मगर सलीम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इस बात पे. अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अभी रिसेंटली इन 7-8 मंथ्स यही चीज़ जो आप आउटसोर्स की बात करें बहुत हिट हुई है. आपको पता है कि अभी रिसेंट सर्वे आया कि हमारी अनफॉर्चुनेटली पैलेस्टाइन से भी ज़्यादा कम हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी है. तो जब यूथ को कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, फाइवर ने अपने अकाउंट्स को बंद कर दिए पाकिस्तान में, और दूसरी जो आउटसोर्स करने की चीज़ें हैं जो आप बात करें देर वेरी गुड ऑन पेपर, मगर अनफॉर्चुनेटली कनेक्टिविटी नहीं मिल रही हमें. आई थिंक इंशाल्लाह इसमें भी काफी चीजें. आई थिंक जैसे स्टारलिंक आपने सोचा होगा, एलॉन मस्क की कंपनी है जी, जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा. आई थिंक गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें भी थोड़ा ओवर टाइम कम होता जाएगा और ये भी काफी डिसेंट्रलाइज हो जाएगा. हमने सुना था स्टारलिंक अभी पाकिस्तान में लॉन्च होने लगा है या बात हो रही है. आपकी कोई नॉलेज है इस बारे में? आई थिंक इस पे ट्रायल फेज में सब चीजें हो रही हैं. आई थिंक टेक्नोलॉजी में चीजें थिंग्स मूव वेरी फास्ट. राइट. 6 months 1 year ये पूरा एनवायरनमेंट बदल सकता है. बट जैसे तैयब ने बोला कि इंटरनेट कनेक्शन की बहुत प्रॉब्लम काफ़ी महीनों से चल रही है. व्हाट डू यू थिंक दैट इज?
I think اس میں ایشوز آئے, but I think the better sense again یہاں بھی prevail کرے گا, and I think government will realize that this is something which has to be decentralized, and you have to empower the people, and empowering the people to access to technology and internet is, ابھی انٹرنیٹ ہوا کی طرح بن گیا ہے, جس طرح آپ سانس لیتے ہیں آپ کو ہر چیز کے لیے انٹرنیٹ چاہیے, you're dependent on it obviously, it's an integral part of your life and work today. and work کا تو بہت زیادہ انٹیگرل پارٹ ہے یہ, اس کے بغیر آپ کو بزنس نہیں چلا سکتے. بالکل نہیں. تو آئی تھنک اس میں تو آئی تھنک کوئی دو رائے نہیں ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ دس ہیز ٹو بی ڈن. تو آئی تھنک شارٹ ٹرم پرابلمس کی وجہ سے کوئی ڈیسیژن شارٹ ٹرم ڈیسیژن لے جاتے ہیں, پر آئی تھنک تو بیسکلی اس کا حل نکل آئے گا. اگر ہم اس کو ایسے دیکھیں, جو میں آپ سے سیکٹر کی بات کر رہی تھی, کون سے سیکٹرز ایسے ہیں, تو ٹیکنالوجی ایک ایسا سیکٹر ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کی گروتھ میں ایک بہت انوویشن ہم لے کر آ سکتے ہیں. And I think another low hanging fruit for the Pakistan economy is medical tourism. پاکستان میں جو میڈیکل سروسز جو ہمیں ملتی ہیں, probably one of the cheapest in the world. Right, of course, yeah. اور لینڈ کافی ہے, کراچی, آؤٹ سائڈ اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد آپ دیکھیں کتنی زمین اویلیبل ہے. لیکن آرام سے ہم سیٹ اپ کر سکتے ہیں ایک میڈیکل سٹی, میڈیکل کمپلیکس. اور یورپ میں اور امریکہ میں جو دیکھیں جو میڈیکل کاسٹ ہیں, وہاں سے لوگ فلائٹ لے کے یہاں آ کے اپنی ٹریٹمنٹ کر کے واپس چلے جائیں تو لیس دین ہاف دا کاسٹ پڑے گا دین ڈوئنگ اٹ دیر. اس سے ایک چیز تو فرق پڑے گی, جو برین ڈرین ہو رہا ہے شاید وہ جو ہے نا کم ہو جائے. بالکل. ڈاکٹرز نرسز جو باہر جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں, وہ یہاں پہ ان کو اپرچونیٹیز ملے گی ٹو ارن ان ڈالرز اینڈ ہارڈ کرنسی اینڈ ٹو ڈیولپ دس فیلڈ. بٹ ماشاء اللہ سے یو ہیو آپ کا ایک ہے انفلوئنس ان ٹرمز آف گورنمنٹ, چونکہ آپ سندھ انشورنس کے بھی چیئرمین ہیں اور آپ دوسری اور جگہوں پہ بھی کرتے ہیں, تو آپ نے کبھی اس بات کو ووکل کیا آن اے ہائر لیول؟ I think ایک یو کے چین تو آ کے اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے, انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے کہ میڈیکل سینٹر اینڈ دے ول بی افیلیٹڈ ود دا نیشنل ہیلتھ سروس آف یو کے. رائٹ. تو آئی تھنک کام اس پہ بھی شروع ہو گیا. چائنیز نے انٹرسٹ شو کیا ہے. آئی تھنک چائنیز ڈیلیگیشن ریسنٹلی جو آئی تھی کراچی پہ, اینڈ آئی تھنک دا گورنمنٹ آف سندھ نے تو کہا کہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے اس کے اندر. میڈیکل سٹی کی بھی بات ہو گئی ہے, وہ لوگ بھی لے کے آئیں گے ان سندھ. Okay. So I think Sindh to is very spearheading the medical front. So I think these are all things which are all moving parts, which are all moving simultaneously. Right. And ہمارا تو hope ہے, wish ہے کہ they all come to a fruition and we see these things in ground reality. سلیم, you are such a light of positivity. ماشاءاللہ سے آپ کا ایک زندگی کے لیے ایک بڑا پازیٹیو آؤٹ لک رہا ہے, and we really like that. مطلب آپ نے ٹھیک ہے پین پوائنٹس جو گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں ہائی لائٹ کیے, بٹ آپ کا ایک اوور آل بڑا پازیٹیو آؤٹ لک ہے. تو اسی لیے میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. انفارچونیٹلی ابھی ویری ریسنٹلی ایک ٹی وی شو میں ایک مشہور شو ہوا اور اس میں نئے انٹرپرینورز بننا شروع ہوئے. تو ہم نے دوسری ہیڈ لائن یہ سنی کہ جی FBI نے ان پہ کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیلیبریشن آف ویلتھ جو ہے, کہ کسی کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا ہمارے ملک میں نہیں سمجھا جاتا. وہ بولتے جی کیوں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں, اس کو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. تبھی میڈیا میں آنے کے لیے آپ جیسے اور کئی لوگ نہیں آنا چاہتے. وہ بولتے نہیں جی ہم تو آنا نہیں چاہتے, اگر ہم آ گئے تو ہمیں کوئی FBI دیکھ لے گا, کوئی اور دیکھ لے گا, کسی رشتے دار نے دیکھ لیا, اس نے بولا یار تیرے پاس 2 پیسے زیادہ آگے ٹریٹ ہمیں کرا, یا ہمارا حصہ کدھر ہے. سو یہ ہمارے ملک میں کیا پرابلم ہے ویلتھ سیلیبریشن کا؟ آپ نے بڑا اچھی بات کی. آئی تھنک ویلتھ کریشن should be celebrated. جو دنیا بھر میں ہوتا ہے, جو پروگریسو اکانومیز ہے, جو پروگریسو سوسائٹیز ہے, وہاں یہ تو it's part of the culture, it's part of the mainstream, it has to be celebrated. یہاں پہ آئی تھنک ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے, آپ نے ٹیکس کا بتایا, سیکیورٹی ایشوز ہے, تو لوگ یہاں پہ یہاں وہم کا بھی کلچر ہے, لوگ نظر لگ جاتی ہے. تو جہاں لوگ سکسیس اسٹوریز اچھی کہانیاں بتاتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں, کیا لوگ پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے. بٹ یہ اچھی جو کہانی ہے پاکستان میں بہت ساری ہے. آپ جہاں بھی کراچی میں دیکھیں, آپ فیصل آباد میں دیکھیں, آپ سیالکوٹ میں دیکھیں, آل اوور پاکستان آپ کو سکسیس اسٹوریز ملیں گے. جیسے آپ نے سیالکوٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا, کیا جب ایئرپورٹ وہاں پہ ماڈرنائز نہیں تھا تو بزنس کمیونٹی آئی کہ ہم پیسے دیں گے, ہم ایئرپورٹ بنا دیں گے وہاں پہ. آپ نے اپنے پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے, کیونکہ اتنی یہاں پہ سوشل سروسز ہے جو فری کا کھانا لوگ دے رہی ہیں. ہاسپٹلز اتنی ہیں جو فری کا علاج دے رہی ہے, اچھی کوالٹی کی, LRBT ہے, فری آئی کیئر,
इंडस हॉस्पिटल है, totally free. तो अगेन मैं आपसे पूछूंगा कि चलें ठीक है, हमारा थोड़ा सा कल्चर भी इन्फ्लुएंस समझ लें, बहुत सारी चीज़ें, बट हमें फिर अपने तरीके से वेल्थ को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए कि हम अपने खुल के बिजनेस में, बताना चाहिए, खुल के सेलिब्रेट करना चाहिए, या डरना नहीं अपने चाहिए। तरीके से क्या करना चाहिए कि एक तरह से देखें, हिम्मत अफजाई भी हो, लोग और काम करें, और वेल्थ एक बुरी चीज ना रहे, इट्स अ गुड थिंग कि आप कमा रहे हैं, आपको अल्लाह ने तरक्की दी है, तो इसको आप किस तरह से एक पॉजिटिव स्पिन दे सकते हैं हमारे कल्चर में? मैं तो कहूँगा जो हमारे जो सरमायाकार है, हमारे जो कैपिटलिस्ट है, इनको प्रोटेक्ट करें, इनको अलाउ देम टू ग्रो, इनको बढ़ने दें, इनको बनने दे। रतन टाटा जो थे इंडिया में, यू नो, जो बिरलाज हैं इंडिया के अंदर, चाइना में भी ऐसे हैं, साउथ कोरिया में चोबॉल्स हैं, जापान में इस तरह है, अमेरिका में जो लार्ज बिजनेस फैमिलीज है, इनको सेलिब्रेट किया जाता है। हमें इन लोगों को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इनको सेलिब्रेट करना जरूरी है। यही लोग इनोवेशन लाएंगे, यही लोग जॉइंट वेंचर्स लाएंगे, यही लोग आपके लिए नई कंपनियां क्रिएट करेंगे, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। जो भी ये कमाएंगे उसका 30% 40% हिस्सा ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को जाएगा इन टैक्सेस। राइट एवरीबडी विल विन। वी हैव टू क्रिएट विन विन आइडियाज, विन विन सॉल्यूशंस। राइट। मुल्क को लेके आगे चलना है। तो सलीम, हमें ये बताएं कि आपका पाकिस्तान पे की इकोनॉमी पर और फ्यूचर पे क्या आउटलुक क्या है, कुछ शेयर करें जरा। Shazia, I'm very, very positive about Pakistan. You know, we are the 5th most populous country in the world. Right. 240, 250 million population, young population, 65% under the age of 30. That's right. And there's no shortage of capital in the world. And हम जिस region में बैठे हुए हैं, we're one of the richest regions in the world. We've got a rich, progressive country like China, we've got India, we've got the entire Gulf region, just flush with capital. To attract hundreds of billions of dollars is not a problem. All we need is to create enabling environment, a level playing field, long-term government policies. Long-term government policies. But आप देखें ना, we were better off than China, India, and a lot of European countries combined in the 80s. मतलब हमारा BCCI बैंक जो था, that did really well. And you know, हम लोग की actually we were on the up and up. Indians हमें देख के jealous होते थे. तो वो उसकी क्या वजह थी, और अब डाउनफॉल की तो वजह बहुत सारी है, मगर उस when we were running on a high, तो उसकी क्या वजह थी? Can we get those glory days back? I think we're heading in that direction. Okay. I think we're heading that. अभी भी हमारी जो GDP डिवैल्यूएशन की वजह से काफी डॉलर टर्म्स में कम हुई है, पर अभी भी $350 बिलियन पे हमारी ऑफिशियल GDP है। और जो मार्केट सोर्सेज बताते हैं, जो हमारी इनफॉर्मल सेक्टर है, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, दैट्स अनदर 350 बिलियन। तो 700-800 बिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी अभी से है। और हम अपना डायस्पोरा को गिने, जो हमारे पाकिस्तानी लिविंग इन द गल्फ, US, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, दैट्स अनदर $500 बिलियन इकोनॉमी। उनकी अगर इनकम आप GDP काउंट करें, तो जो पाकिस्तानी, मैं जो बाहर जाता हूँ, मैं लोगों को ये कहता हूँ, द पाकिस्तानी GDP गेम is $1.2-1.3 trillion, okay, which is a significant amount. आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि स्विट्जरलैंड की GDP $950 बिलियन पे है। तो पाकिस्तान गेम जो कह सकते हैं, it's a large game and the potential is to go 3 to 4 times quite easily. Consistent government policies, even playing field. आप आपके जो सरमायाकार है उनको जरा give them room, give them space to operate. एक जरा ट्रस्ट दें इनको, उनको सपोर्ट करें इनको। You know, we have to build trust within ourselves, with the international community, work as a team, have a vision for the future, and move forward on it. And you think with this present government we're heading this way? I think stabilization तो काफी होगी इकोनॉमी की। जो हम 1.5-2 साल पहले जहाँ थे, किसी को नहीं पता था क्या होएगा, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा, डॉलर कहाँ जाएगा, कोई 350, कोई 400 की बातें कर रहा था। आई थिंक काफी स्टेबिलिटी आई है। स्टेबिलिटी के बाद नेक्स्ट पीस होता है ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन ग्रोथ। एंड आई थिंक वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। द वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस एंड देयर इज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। हमें वी हैव टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर, get our act together, and then inshallah momentum will pick up, things will move very fast, and Pakistan will be one of the progressive and affluent and prosperous countries in the world. And on that note, मैं तो सलीम साहब के साथ इंटरव्यू करके बड़ा खुश हुआ।
चूंकि मुझे पाकिस्तान का आउटलुक बड़ा पॉजिटिव लग रहा है और होना भी चाहिए इंशाल्लाह. So on that note, thank you for joining us on yet again another episode of Business Guru. Shazia. Thank you so much, Salim, to take out time and come, and you came to our show, shared some wonderful insights. बहुत सारे important issues आपने address भी किए, highlight भी किए. इसी के साथ हम अपनी episode की end पर आते हैं. I'm sure आप लोगों ने इस show से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, and आपने show enjoy किया होगा. Till the next episode, we'll come back again with another exciting guest as a business guru. Till then, goodbye.